वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न ई स्पॉट। सो देखिए, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 3 एंड अब हमारे पास सिर्फ 4, 5 और 6 बची, जो कि हम नेक्स्ट 4 लेक्चर्स में ख़त्म कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हम कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे। सो आप घबराइए नहीं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना लंबा चल रहा है या बहुत सारा है। सो बिकॉज़ क्लासेस की जो लेंथ होती थी वो छोटी होती थी, 15 मिनट या 10 मिनट की होती थी। अब मैं उसे एक्सटेंड करके हाफ़ एन आवर तक करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कोर्स जो है वो आपका जल्दी कवर हो। सो इसलिए मैं अब यहाँ से हम आधे आधे घंटे की क्लासेस कवर अप करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। और देखिए, अब से थोड़े ना इजी भी चैप्टर्स हैं आपके। आप देखोगे तो आपको लेमैन लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। वैसे तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको समझ आ जाए। सो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं हैं अब इसमें। देखिए, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अब हमें पढ़ना है, मतलब कि दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वैसे तो देखिए, बेसिक चीज़ें हमने यूनिट 1 में कवर अप करा था, तो अब उनका ही एलैबोरेशंस आ रहा है। लाइक ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में। ए ने बी से कहा कि आई विल पे यू 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 1 मंथ एंड यू विल डिलीवर मी सम गुड्स। ओके, सो हेयर इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ ए। क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ये उसका परफॉर्मेंस है। और बी का परफॉर्मेंस है कि वो उसके बदले में क्या उसे देगा, गुड्स देगा। तो दोनों का यहाँ देखिए परफॉर्मेंस है। अब हमें यही करना है कि परफॉर्मेंस में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या 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 चीज़ें आती हैं। अगर परफॉर्मेंस में कोई एक परफॉर्म नहीं करता है तो क्या रेमेडीज़ हैं, वो नेक्स्ट यूनिट में है। सो सारी चीज़ें सब धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारा यूनिट 2 मैं आपको बता दूँ, ये जो यूनिट है हम 2 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। फिर यूनिट 5 है, वो 1 दिन की यूनिट है, 1 दिन में मैं ख़त्म कर दूँगी। फिर यूनिट 6 है। ओके, सो 2, 3, 4 चैप्टर हैं अपने पास। 4 लेक्चर्स में सब कवर अप हो जाएगा। आइए देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये आपका ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य, जिसे कहते हैं फ़र्ज़। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, दैट द पार्टी शुड, पार्टीज़ शुड भी नहीं कहूँगी मैं, मस्ट कहूँगी। ओके, तो पार्टीज़ को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट का जो भी परफॉर्मेंस है उसे करना है। ये उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। 37 में ये लिखा हुआ है। कैसे? ए ने बी से कहा कि 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ, आई विल डिलीवर यू गुड्स। ओके, सो यहाँ पर ए का है यहाँ पर ऑब्लिगेशन कि वो गुड्स डिलीवर करे 1 मंथ के बाद, और वो उसके बदले में से क्या करेगा, पैसे देगा। तो यहाँ पर बी की ऑब्लिगेशन है कि वो उसे, मतलब बी का परफॉर्मेंस आ गया यहाँ पर कि वो उसको पैसे जितने भी बनते हैं, 1 लाख मान लेते हैं, तो 1 लाख रुपए वो देगा इसे, ए को। अब इसमें एक बात आती है कि मान लेते हैं ए जो है वो गुड्स इसको डिलीवर कर देता है बी को 1 महीने के बाद, लेकिन बी जो है वो मना कर देता है गुड्स लेने से। ओके, तो यहाँ पर ये रिफ्यूज़ल कर रहा है। तो यहाँ पर ए ने देखिए अपना पार्ट पूरा कर दिया है, अब बी ने मना कर दिया 1 महीने के बाद। तो वो तो जो भी पेनल्टीज़ हैं एंड ब्रीच है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ए ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है, बी ने मान लीजिए नहीं किया है। इसमें एक और चीज़ है, इन्होंने बोला है इसमें कि जो मान लेते ए है और बी है। ओके, तो ए ने कहा कि मैं गुड्स तुम्हें दूंगा। अब ए की मान लेते हैं बीच में ही डेथ हो जाती है, 1 मंथ पहले ही उसकी डेथ हो गई, ए डाइड। तो अब इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर इसने जिसे अपॉइंट किया होगा अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उनकी ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो परफॉर्मेंस करें कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब वो डिलीवर करें गुड्स बी को। और बी की परफॉर्मेंस है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उतना ही अमाउंट दे जितना अमाउंट वो ए को देने वाला था, मतलब 1 लाख रुपये। ठीक है, तो मतलब अगर कोई जो डेड हो जाती है किसी की, या कुछ अनसाउंड माइंड का हो जाता है या ल्यूनाटिक पर्सन हो जाता है, तो सामने वाले का क्या करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आ जाएगी बात। तीसरी चीज़ इसमें एक और है, इसमें एक और चीज़ है, देखिए कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ वही पर्सन परफॉर्म कर सकता है जो जिसने किया हो। मानते हैं ए और बी हैं, बी ने ए से कहा कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में सिंगर की मैं तुम्हें पोस्ट पे पॉइंट करता हूँ, एंड यू जस्ट सिंग अ सॉन्ग इन माय रेस्टोरेंट एंड आई विल पे यू
ये मतलब ए जो है इसके रेस्टोरेंट में सॉन्ग गाएगा और बी इसको पर डे के 50,000 रुपीज़ पे करेगा, ओके, सिंगिंग के। ए मान लेते हैं ये परफॉर्मेंस होना था 1 महीने के 1 मंथ के बाद मान लेते हैं, ऐसा इन्होंने एक डेट अपॉइंट कर ली। अब 1 मंथ से पहले ही उसकी डेथ हो गई ए की, तो क्या अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसके कर पाएंगे, ये परफॉर्मेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ए जो था वो गाना गाता था, सिंगर वो था। अब मानते हैं कोई भी एक सिंगर ले लें, उसकी जो खुद का टैलेंट है वो सामने वाले को देख तो जाएगा नहीं। तो यही बात है आ रही है इन्होंने कि जब जो जिसके ऊपर बात आती है, मतलब जो जिसकी खुद की टैलेंट के जैसे कह सकते हैं, स्किल से कह सकते हैं, तो वो वहाँ पर कोई भी ऐसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नहीं आती है बात कि आपको परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, वहाँ ऑब्लिगेशन नहीं आती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है अब इसके बाद। हाँ, नेक्स्ट है बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, मतलब कौन करेगा। तो ये सेक्शन 40, 41 एंड 42 में लिखा हुआ है कि हमें पढ़ना है कि 40 में कौन करेगा, 41 एंड 42 में क्या करेगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले आया 40 में कौन है, देखिए 40 में है जो जिसने प्रॉमिस किया है वो खुद कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, इसने एजेंट अपॉइंट किया है, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं इन केस ऑफ डेथ, या फिर अगर उसने अपॉइंट करता है। लेकिन मैं एग्जांपल देती हूँ आपको इसमें। देखिए वही बात आ गई इसमें सेक्शन 40 में कि अगर प्रोमिसर जो है वो हिमसेल्फ करेगा, अगर पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब जो उसके स्किल से ही हो सकते हैं, जैसे वो हमने सिंगर वाला एग्जांपल लिया तो उसे खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वाले नहीं हैं, जैसे मैंने एक गुड्स का एग्जांपल लिया था, तो उसको अपने एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, और अगर उसकी डेथ हो गई तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे बाय हिज एजेंट। देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, यहाँ पर मैं फिर से बोल रही हूँ पर्सनल नेचर का नहीं है, क्योंकि पर्सनल नेचर का होगा तो प्रोमिसर को ही करना पड़ेगा। एजेंट अपॉइंट कर सकता है वो प्रोमिसर, या फिर अगर उसका प्रोमिसर जो है वो डेथ हो गई उसकी, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लीगल एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो एजेंट ही क्या करेगा, परफॉर्मेंस करेगा कॉन्ट्रैक्ट की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेम, अगर पर्सनल नेचर का नहीं है, यहाँ देखिए दोनों में आ रहा है पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब करेंगे, जब प्रोमिसर की डेथ हो जाएगी, ओके। सेक्शन 41 थर्ड पर्सन देखिए कैसे, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ए है और बी है। ए ने मान लेते हैं बी से 1 लाख रुपए लिए थे और उससे कहा था मैं तुम्हें 1 मंथ के बाद 1 लाख रुपए लौटा दूंगा, 1 लाख रुपए, ठीक है। बी ने कहा ओके। आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ ए कहता है मेरे पास 1 लाख रुपए जो तुमसे लिए थे मेरे पास नहीं है, मैंने सब खर्चा हो गया मेरे, मुझे बिज़नेस में लॉस हो गया, कुछ भी बोला इसने। बी ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ए ने कहा हाँ ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, एक सी है वो ए को जानता है, ठीक है, ए को जानता है वो, उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि ए के पास पैसे नहीं है, चलो मैं बी को पैसे दे देता हूँ। तो बी को उसने 60,000 रुपये दे दिए, ठीक है, बी को 60,000 रुपये दे दिए। अब जो बी है वो कह रहा है मुझे 60,000 रुपये मिल गए, ए सी जो है वो ए को जानता है, ठीक है, बी को 60,000 रुपये मिल गए। तो बी ने सोचा, दिमाग लगाया ऐसा अपना कि मुझे 60 तो मिल गए हैं, मुझे 40 नहीं मिले हैं, मैं क्या करता हूँ ए को स्यू कर देता हूँ कोर्ट में कि उसने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे और अभी तक मुझे दिया नहीं, तो मैं उसको स्यू कर देता हूँ फॉर 1 लाख। क्या ये सही है? कोर्ट ये पूछता है क्या ये सही है? कोर्ट ने कहा नहीं सही नहीं है। कोर्ट ने कहा आपको 40,000 रुपये ही तो नहीं मिले हैं, सी ने दे तो दिया, थर्ड पर्सन ने पेमेंट कर दो दी, तो अब आप सिर्फ 40,000 रुपये के लिए ही स्यू कर सकते हैं ए को, ओके। नेक्स्ट जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर में देखिए कुछ नहीं है इसमें, देखिए सिंपल सा है, ए बी और सी तीनों ने मिलके कोई प्रॉमिस किया, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, साथ में मानते हैं डी के साथ किया, तो यहाँ ये तीनों की लायबिलिटी आ जाती है कि उनको परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इनमें से मानते हैं ए की डेथ हो गई तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, मानते हैं बी की डेथ हो गई तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, और सी की डेथ हो गई तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, फिर इन तीनों की लायबिलिटी बन जाती है, ओके। लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए फिर से, ओके। So this is all about the section 42. Next, yes, distinction between succession and assignment। ये देखिए ये क्या होता है डिफरेंस इसमें, आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है।
देखिए इसमें इन्होंने बोला सक्सेशन मतलब देखिए क्या होता है। यस, सक्सेशन मतलब इन्होंने ये बताया है कि जैसे कोई एक फादर है, उनकी डेथ हो गई मानते हैं, तो उनके जो सन है उसके पास उनकी सारी प्रॉपर्टी चली जाती है, सारा जो भी स्टेट होता है इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब फादर की देखिए कुछ लाइबिलिटीज़ है, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे थे, तो उनकी जो लाइबिलिटीज़ थी अब वो क्या हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सन हो गया, तो सन के ऊपर आ गई बात कि उसको वो पूरा करना है, अनलेस कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो पर्सनल नेचर के ना हो, पर्सनल नेचर के नहीं वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब मानते हैं इसने 10 करोड़ की स्टेट इससे लिया था, आई थी इनके पास, ट्रांसफ़र हुई थी। अब जो इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट थी, इनके जो ऑब्लिगेशंस थे वो मानते हैं 11 करोड़ के थे। तो यहाँ पर ये वही बोल रहे हैं कि लिमिटेड होगा जितना उसने इनहेरिट किया है, इनहेरिट मतलब जितना उसको सन को मिला है, तो 10 करोड़ ही मिला है ना, तो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी 10 करोड़ तक लिमिट हो जाएगी, ओके। और असाइनमेंट में इन्होंने ये बताया है कि असाइन कर सकते हैं आप, लेकिन आप सिर्फ बेनिफिट्स को असाइन कर सकते हैं। कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे बेनिफिट्स को ही आप असाइन कर सकते हैं, उससे कोई लॉसेस हो रहा है, कोई लायबिलिटी को आप असाइन नहीं कर सकते हैं किसी और को, ठीक है। ये इन्होंने बताया है। प्लस एक चीज़ और बताई है इन्होंने ये कहा है कि अगर पर्सनल कंसिडरेशन है तो आप वो चीज़ उसमें भी बेनिफिट्स असाइन नहीं कर सकते हैं, कोई पर्सनल कंसिडरेशन है, ठीक है। यस, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब देखिए क्या इन्होंने बोला, इन्होंने कहा इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ए ने बी को ऑफ़र दिया कि क्या तुम ये गुड्स खरीदोगे, इसने गुड्स के लिए कहा, बी ने मना कर दिया, ओके, बी ने मना कर दिया, तो बताइए ए का कुछ परफॉर्मेंस रह गया। तो सीधी सी बात है, जब बी ने मना कर दिया मैं तुम्हारे गुड्स लूँगा ही नहीं, तो ए को परफॉर्मेंस करने की क्या ज़रूरत है, ए के ऊपर कोई बाउंडेशन तो है नहीं, क्योंकि बी ने मना कर दिया है। तो यही बोल रहे हैं कि जब कोई सामने वाला ऑफ़र ही नहीं एक्सेप्ट करता है तो परफॉर्मेंस की कोई बात आती ही नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही अराइज़ नहीं हुआ है। कंडीशंस ये हैं, कंडीशंस की जो ऑफ़र होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, वो तो हमने पहले भी पढ़ा था, वही है एलिमेंट्स वाला बात आ जाती। प्रॉपर प्लेस एंड टाइम पे होना चाहिए, ओके। कोई ऐसा ऑफ़र नहीं होना चाहिए जो कि वॉइड हो या फिर जो कि इम्पॉसिबल टू डू हो, जैसे मैजिक वाला मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इस तरह के ऑफ़र नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, इसमें देखिए क्या है सेक्शन 39 में, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, मतलब वो कह रहा है कि मैं मना कर रहा है प्रॉमिस को अपने परफॉर्म करने से। 39 में लिखा हुआ है, क्या होता है इसका मतलब, एग्जांपल मैं देती हूँ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप परफॉर्मेंस करने से खुद ही मना कर देते हो तो आपके कंडक्ट से पता चल जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर रहे हो। कैसे, देखिए ए जो है और मानते हैं एक बी, तो ए ने क्या किया, बी को अपॉइंट किया, बी सिंगर है, इसके रेस्टोरेंट में गाने के लिए एक वीक में 2 नाइट, और वो उसको हर नाइट के 1 लाख रुपए देगा, ठीक है, पर नाइट के 1 लाख रुपए उसको मिलेंगे बी को। बी ने क्या किया, 6 नाइट जो थी उस दिन वो आया नहीं, खुद ही से नहीं आया, अब्सेंट कर लिया, तो ए क्या करेगा, ए कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। कैसे, देखिए बी खुद से नहीं आया, इसका मतलब वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा है, इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल आ गया, वो अपना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए जो 1 लाख रुपए का बाउंडेशन था पर नाइट का था यहाँ पर ना, तो वो उस नाइट के पैसे देगा, उसको नहीं देगा, 1 लाख रुपए उस नाइट के नहीं देगा, क्योंकि बी वहाँ आया ही नहीं, तो गाना ही नहीं गाया उसने, परफॉर्मेंस नहीं किया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ए भी अपना प्रॉमिस जो है 1 लाख रुपये देने का पर नाइट का, वो उस दिन नहीं देगा उसको। यस, अगली नाइट आता है वो तो उसको देगा वो, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, सेक्शन 42, इसमें क्या लिखा है, वही जो हमने थोड़ा पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि जो जॉइंट प्रोमिसर होते हैं और जॉइंट प्रोमिसी जो करते हैं उसमें तीनों की बातें 3 हैं। प्रोमिसर जो इन्होंने किया है जॉइंट प्रोमिस, तो तीनों की लाइबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है। अगर इन केस इन तीनों में से किसी की डेथ हो जाती है, तीनों की डेथ हो जाती है, तो इनके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके ऊपर बात आ जाती है कि दे हैव टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑफ पर्सनल नेचर तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल ही जैसे ही ये इनकी डेथ हुई तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है, अबॉलिश हो जाता है। सो हाँ, इसमें ये नई बात है कि अगर वो अपना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं करते हैं, ये सेक्शन 43 में लिखा है,
तो क्या होगा। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कि ठीक है, वो हमने सेक्शन 42 की लैंग्वेज पहले भी पढ़ी होती कि उनका ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन अगर नहीं करते हैं ऑब्लिगेशन, व्हाट इफ़ दे डोंट कंप्लीट देयर ऑब्लिगेशन, ऑफ इफ़ दे डोंट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा। देखिए तो क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। हाँ, तो इन्होंने बोला कि अगर क्या होगा कि अगर नहीं करते हैं वो परफॉर्म, तो इसमें 3-4 बातें हैं, आइए समझते हैं। व्हाट इफ़ दे डोंट डिस्चार्ज योर ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, ए, बी और सी 3 हैं। इन्होंने मानते हैं 5 लाख रुपए उधार, 5 नहीं 6 मान लेते हैं, 6 लाख रुपए उधार लिए थे डी से। ठीक है, तो देखिए तीनों का क्या है, एक ऑब्लिगेशन की वो 6 लाख रुपए इसको वापस करें। 1 मंथ का टाइम था इनके पास, 1 मंथ बाद वापस करना था, 6 लाख देने थे। अब ए जो कहता है वो कहता है कि आई एम नॉट एबल टू गिव रुपीज़। तो अब यहाँ बी और सी का आ जाता है बात कि बी और सी इसको 6 लाख रुपए दें। अब बी और सी में से मानते हैं, बी भी कहता है कि नहीं हम भी नहीं दे पाएंगे, तो सी के ऊपर बात आती है वो पूरे के पूरे 6 लाख रुपए दे। लेकिन यहाँ बी और सी मानते हैं जैसे ए नहीं दे पाया, तो बी और सी के ऊपर हक है कि वो ए से रिकवर करें 2 लाख रुपए, क्योंकि सबका शेयर 2-2 लाख का है। ठीक है, अब मानते सी ने ही पूरे 6 लाख रुपए अगर दिए हैं, तो सी का है हक है कि वो ए और बी से 2-2 लाख रुपए ले लें। तो समझ आई आपको बात। यहाँ पर ये लाइबल होंगे, पर्सनली लाइबल हो जाएंगे 6 लाख देने के लिए, लेकिन खुद से वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, पैसे को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। अब एक और उन्होंने और बात कही, क्या कहा इन्होंने कि मानते हैं कि ए और बी, वही एग्जांपल सेम मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि सही रहे, वो 6 लाख वाला ही मानते हैं। डी ने, देखिए इन्होंने एक और बात कही, सेकंड पॉइंट ये बताया है कि अगर मानते हैं कि जो जिसने लोन, जिसको पैसे लेने हैं, जिसको, तो वो अगर एक को सेट ऑफ कर देता है, मीन्स उसको कहता है रिलीज़ कर देता है फ्रॉम द लायबिलिटी, तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोग भी रिलीज़ हो जाएंगे फ्रॉम द लायबिलिटी। मतलब डी ने ऐसे कहा चलो जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। तो क्योंकि ए ने मानते हैं कोई कुछ काम कर दिया होगा, इसका डी का कुछ होगा जो इन्होंने आपस में कर लिया होगा। मानते हैं जैसे ए ने इसको गाड़ी बेच दी होगी, तो डी ने कहा ठीक है गाड़ी बेची है, तुम्हें मुझे रुपए देने हैं, तो चल ठीक है तुम सेट ऑफ हो गए, लायबिलिटी से सेट फ्री कर दिया तुमने। तो बी और सी के ऊपर बात आ गई, बी और सी के ऊपर है कि वो 6 लाख रुपए इसको दें। लेकिन फिर से लॉ ने कहा इनजस्टिस हो जाएगी ना बी और सी के साथ, तो बी और सी ने, लॉ ने ये कहा कि ठीक है इन्होंने तो लायबिलिटी से इसको फ्री कर दिया, लेकिन बी और सी इससे रिकवर अपना कर सकते हैं अमाउंट, जो भी शेयर है 2 लाख का था, तो ये रिकवर कर सकते हैं। ये तो हो गई 2 बात। एक बात और है, अब एक बात इन्होंने क्या कहा कि राइट्स बताए हैं। राइट्स क्या, देखिए बताए हैं कि ए, बी और सी ने मिलके किसी को लोन दिया था, 6 लाख का ही लोन दिया था, मानते हैं डी को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ए की मानते हैं डेथ हो गई। ठीक है, तो डी क्या करेगा, 6 लाख रुपए तो दे देगा, वो बी और सी को दे देगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, तो वो यहाँ बी और सी की लायबिलिटी है कि इसको 2 लाख रुपए ये दें, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आ जाएगी बात। और अगर तीनों की डेथ हो गई तो ये इनके तीनों की रिप्रेजेंटेटिव को 6 लाख देगा, फिर वो अपना 2-2 लाख बांट लेंगे। तो ये राइट्स की बात है। नेक्स्ट है, अब हमें पढ़ना है कि टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस। इसमें सेक्शन 46 से 50 तक हमें पढ़ना है। इन्होंने बताया है कि अगर टाइम दिया है या नहीं दिया है, प्लेस दी है या नहीं दी है परफॉर्मेंस की, तो कैसे कैसे क्या है, यही हमें बातें करनी है 46 से लेके 50 तक में। आइए पढ़ते हैं। इन्होंने कहा सेक्शन 46 पहले, सबसे पहले कि टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो अप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड, ये आई है 46 में लिखा है। मतलब कि परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए क्या टाइम होगा, जब कब होनी चाहिए परफॉर्मेंस, जब नो एप्लीकेशन इज़ मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड, मतलब कोई टाइम नहीं इन्होंने बताया, तो क्या होगा। हाँ, तो इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कुछ देखिए पॉइंट्स बताए हैं कि अगर मानते हैं कि सामने वाले ने जैसे बोल दिया, एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, ए और बी हैं जैसे, तो ए को क्या करना है, बी को कुछ गुड्स डिलीवर करने हैं, ये उसका परफॉर्मेंस है, और उसके बदले में बी उसको 1 लाख रुपए देगा, 1 लाख रुपीज़, ओके, की पेमेंट करनी है। तो पहले इसका ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये हुआ था कि पहले आप गुड्स डिलीवर करोगे, देन बी विल पे टू द ए।
ये बात हुई थी। तो यहाँ पर इसी बात को लेके, इसी एग्जांपल को लेके मैं सारे आपको 46 से 50 सेक्शंस पढ़ाऊँगी, क्या है क्या नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा टाइम ऑफ फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर क्या होता है, देखिए बी को चाहिए ना गुड्स, तो वो क्या करता है, मोस्टली में होता है कि बी बता देता है ए को टाइम, ये प्रॉमिस ही हो गया क्योंकि इस केस में, और ये प्रॉमिसर हो गया, ठीक है। तो वो क्या बता देगा, टाइम बता देगा या प्लेस बता देगा या एक एप्लीकेशन दे देगा कि इस टाइम पे इस प्लेस पे तुम मुझे गुड्स डिलीवर करना, वो एक एप्लीकेशन दे देगा, उसीलिए बोला है। तो यहाँ पर लिखा है पहला केस है 46 में कि अगर कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी बी ने, मतलब बी ने कुछ बताया ही नहीं कि कौन से टाइम में, अभी टाइम वाली बात आ रही, प्लेस वाली बात आ गई है, अभी टाइम का देखिए आप सिर्फ कि कोई टाइम उसने नहीं बताया। तो यहाँ पर देखिए ए की ड्यूटी है क्या, कि वो कब करे डिलीवर गुड्स, वो तब करे विद इन रीज़नेबल टाइम। ओके, रीज़नेबल टाइम में वो क्या करें, गुड्स को डिलीवर कर दे। मानते हैं जैसे गुड्स हज़ार्डस नेचर का है, हज़ार्डस तो नहीं मैं कहूँगी, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, यस फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो अब फ्रूट्स देखिए वो लेके आया तो उसको क्या होना चाहिए, विद इन 2 और 3 डेज उसको कर दे, वरना ख़राब हो जाएंगे फ्रूट्स। तो ये ही हुआ रीज़नेबल टाइम। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज़ स्पेसिफाइड। अब इन्होंने कहा कि टाइम इन, वही एग्जांपल सेम कंटिन्यू कर रहे हैं। बी ने क्या किया, टाइम बता दिया, लेकिन फिर से वही बात है, एप्लीकेशन नहीं दिया, एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं दिया, सेक्शन 47 में लिखा है। तो ए की क्या ड्यूटी बनती है, ए जो है वो बी को डिलीवर करे विद इन रीज़नेबल, विद इन बिजनेस आवर, ये ए की ड्यूटी है, ठीक है। कैसे, मानते हैं बी ने इससे कहा कि तुम मुझे करना गुड्स डिलीवर, लेकिन सनसेट के बाद मत करना, सनसेट के बाद मत करना। तो ए ने कहा ठीक है, तो बिज़नेस आवर्स में वो कर देगा, उसकी ड्यूटी है कि वो बिज़नेस आवर में ही कर दे, मतलब जो क्या टाइम होता है 10 से 6 का टाइम होता है, और वो संडे को भी ना करे। अगर वो लिख दे बी में कि नहीं, वैसे संडे तो नहीं लिखा, उसने लिखा है सिर्फ सनसेट के बाद मत करें, तो 10 से 6 के बीच ए की ड्यूटी है कि वो उसको कर दे डिलीवर। नेक्स्ट 48 आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ उन्होंने बोला एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। यहाँ पर 48 में बोला कि अगर एप्लीकेशन दे दी है बी ने कि प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम में है, होना है, प्रॉपर टाइम लिखा है उसने, प्लेस भी लिखा है, तो बिना एप्लीकेशन के, जब तक वो एप्लीकेशन ना दे, ओके, जब तक एप्लीकेशन ना दे, टाइम ना बिल्कुल लिखे, क्योंकि प्रॉपर प्लेस एंड टाइम आया तो कि कौन से टाइम में, कौन से प्लेस में, कितने बजे, तो सब कुछ लिख के ना दे बी, तब तक ए को डिलीवर नहीं करना चाहिए कुछ, ठीक है। नेक्स्ट 49 में अब प्लेस की बात आती है। प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। अब सेम बात, वही एग्जांपल लेती हूँ मैं। प्लेस इसने नहीं बताई और ना इसने कोई एप्लीकेशन दिया, तो ए की क्या ड्यूटी है कि रीज़नेबल प्लेस पे करे। अब सीधे से बताइए रीज़नेबल प्लेस क्या होगी, इसको गुड्स डिलीवर करने हैं। मानते हैं ये क्या होता है, ये जो है एक ट्रेडर है, तो सीधी सी बात है ए उसकी शॉप पे ही डिलीवर करेगा ना गुड्स। और मान लेते हैं अगर इसका कोई गोडाउन है और कोई ऐसा सामान है जो पैक्ड है और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सीधी सी बात है वो गोडाउन में भी उसको कर सकता है डिलीवर। या फिर इसके कोई ब्रांच है, 1 2 3 4 ब्रांच है और 4-5 ही गोडाउन है, तो ये ए के ऊपर है कि वो रीज़नेबल प्लेस में कर दे, जहाँ से ऑर्डर आया है, ऑर्डर का एड्रेस जहाँ से रिसीव हुआ है, तो वहीं से वो कर दे, रीज़नेबल प्लेस वो हो जाएगी। 49 में लिखा है, ठीक है। ये फिर 50 में आया कि देखिए जहाँ पर परफॉर्मेंस इन द मैनर एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसिव, तो यहाँ पर जैसे भी परफॉर्मेंस उस मैनर में करनी है, 50 में लिखा है जैसे जैसे सामने वाले ने बताया है। मानते हैं बी ने सब बताया है कि कौन सी प्लेस, कौन, जैसे उसके 4-5 ऑफिस मैंने बताए, तो वो बताएगा कि इस वाले ऑफिस में करो, तो ओके, प्रिस्क्राइब्ड मैनर लिखा है ना इसमें, किस मैनर में करना है, तो वही सब कुछ बताएगा। टाइम क्या होना चाहिए, कितने बजे आना चाहिए, या फिर वो ये भी कह सकता है कि कुछ तुम डिलीवर कर देना इस वाले ऑफिस में, कुछ डिलीवर कर देना इस वाले ऑफिस में, तो उसको उस तरह से ही सारी पैकिंग अपनी करनी होगी, सारे 3-4 कर्टन बनाएगा वो, ओके। तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में यही आ जाता है। सो हाफ एन चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है इस वाले का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। सो बाय दैट वी विल एंड दिस चैप्टर। और आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स, ओके।
So till then, bye, stay safe and stay happy.